जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल कोर्स, वेट अ मिनट। जी मॉड्यूल 6 है, पेपर नंबर 2, एग्जाम 7411 का, और इसमें हम मैनेजिंग यूजर डेस्कटॉप्स विद ग्रुप पॉलिसी देखेंगे। और इसके लेसन्स देख लें। ये इसमें लेसन्स हैं हमारे पास 4। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे बात होगी, उसके बाद फोल्डर रीडायरेक्शन है, स्क्रिप्ट्स हैं, ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस हैं, और मैनेजिंग सॉफ्टवेयर विद ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, मैंने आपको कहा था ग्रुप पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है, और आपका कोर्स जो है उसमें ग्रुप पॉलिसी स्प्रेड हुई हुई है इन ऑल पेपर्स। इवनिंग की जो क्लास है उसमें मैं एग्जाम 4 पढ़ा रहा हूँ, 7413, और उसमें भी ग्रुप पॉलिसी की बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो ग्रुप पॉलिसी पे बड़ा फोकस किया माइक्रोसॉफ्ट ने इस न्यू जो 2012 का कोर्स है उसमें, क्योंकि ग्रुप पॉलिसी बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट होती है उसको मीट करने के लिए यूज होती है। तो उसके बाद हम देखेंगे ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस एंड देन मैनेजिंग सॉफ्टवेयर विद ग्रुप पॉलिसी। सबसे पहले देख लेते हैं इंप्लीमेंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। व्हाट आर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स? एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स क्या हैं? व्हाट आर एडीएम एंड एडीएमएक्स फाइल्स? ये आपके पास फाइल्स होती हैं जो विंडोज में एक डायरेक्टरी होती है। अगर आप डोमेन कंट्रोलर पे विंडोज डायरेक्टरी ओपन करें तो उसमें एक आपको फोल्डर मिलेगा पॉलिसी डेफिनेशंस का। उस पॉलिसी डेफिनेशंस के फोल्डर में ये फाइल्स पड़ी होती हैं। ठीक है, और इन फाइल्स का ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट की जो सेटिंग्स हैं उनसे है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि इसका सेंट्रलाइज स्टोर किस तरह बनाना है, द सेंट्रल स्टोर, देन प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, कि आप किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स को किस तरह यूज करते हैं, और उसके बाद कुछ चीजें हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। ये जनाब इसने एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स की कुछ एग्जांपल्स दी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स प्रोवाइड यू with the ability to control both the environment of the operating system and user experience. Basically, administrative templates में जो आपको settings मिल रही हैं वो different areas of operating system को control करती हैं। Like आप administrative template से ये configure कर सकते हैं कि control panel visible ना हो, आप define कर सकते हैं कि network settings क्या हो, आप printer जो है उससे रिलेटेड सर्टेन सेटिंग्स, लाइक आप चाहते हैं कि प्रिंटर की इंफॉर्मेशन जो है लोकेशन इंफॉर्मेशन वो एक्टिव डायरेक्टरी में पॉपुलेट हो जाए, तो उसके लिए सेटिंग्स होती है प्री पॉपुलेट प्रिंटर सर्च लोकेशन टेक्स्ट, वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट से ही इनेबल करते हैं। देन सिस्टम का कंटेनर है जिसमें आप ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें डिफाइन करते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप पॉलिसी का जो रिफ्रेश रेट है वो मॉडिफाई हो जाए तो आप सिस्टम से करेंगे। देन विंडोज कंपोनेंट्स हैं, विंडोज के डिफरेंट कंपोनेंट्स लिस्टेड होते हैं, लाइक विंडोज अपडेट है, विंडोज फायरवॉल है। ठीक है, और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट सेक्शंस फॉर यूजर्स, उसमें क्या है, उसमें भी कंट्रोल पैनल है, डेस्कटॉप है, नेटवर्क है, स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार है, सिस्टम है, विंडोज कंपोनेंट्स हैं। ये बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो आपको इसमें मिल जाती हैं, और ये ग्रुप हुई हुई हैं। तो आपको बेसिकली इसको यूज करने के लिए डिफरेंट सेटिंग्स हैं जो मॉडिफाई करनी पड़ती हैं। उसके बाद ईच ऑफ दीज मेन सेक्शंस कंटेन मैनी सब फोल्डर्स टू फर्दर ऑर्गेनाइज सेटिंग्स। ठीक है, जो आपको इसमें सब फोल्डर्स मिल रहे हैं इन मेन सेक्शंस में, जो आपको यहाँ पे लिस्टेड है, लाइक यहाँ पे फोल्डर लिखा हुआ है सिस्टम का, तो सिस्टम के फोल्डर में जब आप जाते हैं तो फर्दर आपको सब फोल्डर मिलते हैं। लाइक आपको याद होगा मैंने कंट्रोल ऑल डेल ऑप्शंस अक्सर मैं मॉडिफाई करता हूँ, टास्क मैनेजर हम डिसेबल हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। तो बेसिकली ईच ऑफ दीज मेन सेक्शंस कंटेन मैनी सब फोल्डर्स, मींस के जो फोल्डर यहाँ पे लिस्ट एग्जांपल के तौर पे दी हैं, इनके अंदर मजीद फोल्डर्स आपको मिलेंगे जिनमें डिफरेंट सेटिंग्स के ग्रुपिंग्स की हुई होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सेटिंग्स हैं। अब व्हाट आर एडीएम एंड एडीएमएक्स फाइल्स, ये देख लें। एडीएम फाइल ओल्ड है, पहले भी होती थी, लेगेसी फाइल है। एडीएमएक्स फाइल जो है दैट इज न्यू वन, और इसका इन दोनों का ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट से है। एडीएम फाइल्स आर कॉपीड इनटू एवरी जीपीयू इन सिसवॉल। ठीक है, हर जीपीयू में सिसवॉल डायरेक्टरी में कॉपी होता है। आर डिफिकल्ट टू कस्टमाइज, ठीक है, ओल्ड है, लेगेसी फॉर्मेट में है, कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती, हो सकती है लेकिन इट्स नॉट दैट इजी। एडीएमएक्स फाइल जो हैं
ये आपके पास नई फाइल्स हैं। इंक्लूड लैंग्वेज न्यूट्रल ADML files that provide the localized language, are not stored in GPO, are extensible through XML। देखें, आपके पास एक डायरेक्टरी होती है पॉलिसी डेफिनेशंस की, उसे अगर आप ओपन करें तो उसमें आपको दो फाइल्स मिलती हैं, ADML फाइल और ADMX फाइल। जो ADML फाइल हैं वो लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होती। मैं शायद मिक्स कर गया हूं, एक मिनट में उल्टा ना बता दूं। एक लैंग्वेज स्पेसिफिक है एक्चुअली और एक लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। ओपन कर लें, सी में चले जाएं, विंडोज में चले जाएं और इसमें ये देखें, ये पॉलिसी डेफिनेशन है जी। ADMX लैंग्वेज न्यूट्रल है और ADML लैंग्वेज स्पेसिफिक है, ये देखें। इसीलिए ADML फाइल्स जो हैं वो ENUS, क्यों, बिकॉज आपकी जो लैंग्वेज लोकल्स हैं वो ENUS हैं, इंग्लिश, US इंग्लिश, तो दैट्स वाई ये फोल्डर मिल रहा है। अगर आप मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते और फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर जो है वो ऐसी जगह यूज हो रहा होता जहां पे लोकल्स मल्टीपल होते, ENUS भी होता, फ्रेंच भी होती फॉर एग्जांपल, तो फिर मल्टीपल फाइल्स होती, ठीक है। लेकिन ADMX फाइल्स जो है वो लैंग्वेज न्यूट्रल है और यही उसने स्लाइड में भी कहा है कि ADMX फाइल जो है वो लैंग्वेज न्यूट्रल है, ठीक है। Include language neutral ADML files that provide the localized language, are not stored in GPO, ठीक है। extensible through XML के थ्रू आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी फीचर सेट आपको मिल रहा है उसको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो फीचर सेट आपको अवेलेबल हो रहा है उस फीचर सेट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। और इट्स सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट थिंग। जहां भी एक्सटेंसिबिलिटी लिखा हो इसका मतलब होता है कि डेवलपर की हेल्प रिक्वायर होगी, प्रोग्रामर की हेल्प रिक्वायर होगी जो उसको रीप्रोग्राम करेगा। सेंट्रल स्टोर देख लें। अभी मैंने आपको ADML फाइल्स की लोकेशन दिखाई और बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन आपको मिल रही है वो विंडोज डायरेक्टरी की है, तो ये सेंट्रल लोकेशन नहीं है, ये तो हर सिस्टम पे बनी हुई होगी। तो आप क्या करते हैं, इस फोल्डर को कॉपी करके उस सेंट्रलाइज लोकेशन पे ले जाते हैं। इसको आप ले जाते हैं सिसवॉल के अंदर और वहां पे स्टोर कर देते हैं। और वही प्रोसेस ने यहां लिखा है, द सेंट्रल स्टोर इज अ सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर ADMX एंड ADML फाइल्स, इज स्टोर्ड इन सिसवॉल, मस्ट बी क्रिएटेड मैनुअली। बाय डिफॉल्ट ये नहीं होता, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। इज डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली बाय विंडोज विस्टा और विंडोज सर्वर 2008 एंड लेटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो इसके बाद वाले हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसे अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन इसने यही बताया कि विंडोज विस्टा 2008 के जो वर्क स्टेशन हैं वो इन फाइल्स को रिट्रीव करेंगे फ्रॉम डोमेन कंट्रोलर, बिकॉज ये हमने सिसवॉल में रखा हुआ होगा। तो बेसिकली आप करते सिंपली ये हैं कि इस पूरे फोल्डर को यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और कहां पेस्ट कर देते हैं, विंडोज में जाएं, सिसवॉल में जाएं, सिसवॉल शेयर्ड है, डोमेन में जाएं, पॉलिसीज, ठीक है, यहां पे ऑलरेडी कॉपी हुआ है, ये आपके सामने किसी और क्लास में भी किया था। बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, आपको कॉपी करना पड़ता है। ये वही फाइल्स है। ओके, आगे आ जाए। ओके जी, डिस्कशन में क्या कहता है, प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। हाउ डू यू करंटली प्रोवाइड डेस्कटॉप सिक्योरिटी। यानी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी मिलेंगी जो आपके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में यूज हो रही हैं, ठीक है। सिक्योरिटी रिलेटेड सेटिंग्स हो सकता है जब आप लॉग ऑन होते हो तो लास्ट लॉग ऑन यूजर नेम जो है वो डिस्प्ले ना हो रहा होता हो सकता है जब आप सिस्टम में कंट्रोल पैनल रन करते हो तो कंट्रोल पैनल में आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी सेटिंग्स विजिबल ना होती हो, ठीक है। तो बेसिकली वो ये बता रहा है कि डेस्कटॉप की जो सिक्योरिटी है वो किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कंट्रोल की जाती है और आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को चेक करें कि उसमें क्या क्या चीजें इनेबल्ड हैं। हाउ मच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस डू यूजर्स हैव टू देयर सिस्टम्स। यस, यही बात मैं आपको बता रहा था कि यूजर्स को अपने पर्सनल यूज का जो सिस्टम होता है, जो उनको ऑफिस में मिला हुआ होता है, डेफिनेटली उस पर आप एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं देंगे, ठीक है। सर्टेन एरियाज होंगे जिन्हें वो कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि उस सिस्टम पे वो जो मर्जी करें।
विच ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स विल यू फाइंड यूजफुल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स होंगी जो आपके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से मैच करती होंगी और आपके ख्याल में वो आपको बेनिफिट दे रही होगी। जैसे मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो यूजर का एनवायरनमेंट कस्टमाइज करना अच्छा है, अदरवाइज एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर आपको अपने एनवायरनमेंट में नजर नहीं आएगा। अगर आप यूजर का एनवायरनमेंट कंट्रोल कर लेते हैं, उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल पैनल के एप्लेट्स कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर ये होगा कि आपके जितने भी स्टेशन आपके एनवायरनमेंट में चल रहे हैं वो सारे एक जैसी सेटिंग्स कन्वे करेंगे। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो वेरिएशंस होंगी बहुत ज्यादा, कुछ यूजर पे कुछ डिस्प्ले हो रहा होगा, कुछ यूजर्स पे कुछ और डिस्प्ले हो रहा होगा, तो इट्स नॉट गुड। बेहतर यही है कि एक यूनिफॉर्म सेटिंग्स हो जो तमाम यूजर्स पे पुश की जाए। ओके जी, डेमोन्स्ट्रेशन कॉन्फ़िगर सेटिंग्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, ये हमने बाय द टाइम इसमें से बहुत कुछ किया है और आने वाले लेक्चर्स में भी करेंगे। बहरहाल इसने कुछ बताया फिल्टर हाँ ये बात शायद मैंने कल आपको बताई थी, अभी फिर देख लेते हैं। सम टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में से कोई एक पर्टिकुलर सेटिंग अगर आपने सर्च करनी हो तो वो जो है आप फिल्टर के थ्रू सर्च कर सकते हैं और आप उसमें कमेंट्स भी दे सकते हैं, इसी की बात कर रहा है। अगर मैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल ओपन करूं और किसी ग्रुप पॉलिसी को, ये आपके पास नंबर ऑफ पॉलिसीज हैं, किसी को भी मॉडिफाई कर लेते हैं। मैंने डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी एडिट कर ली है। अब इसमें आप देखें, मैं अगर पॉलिसीज में जाता हूं तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में बहुत सारी सेटिंग्स हैं, ठीक है। लाइक मैं रात क्लास करवा रहा था तो उसमें एक सेटिंग सर्च करनी थी, ट्राई नेक्स्ट साइट। अब उसका पाथ खैर पता तो लग गया था लेटर ऑन कि वो कहाँ होता है, लेकिन अब आपने अगर इसमें से कोई पर्टिकुलर सेटिंग सर्च करनी हो, जैसे मैंने सर्च करनी थी जो रात में क्लास करवा रहा था उसमें नेट लॉग ऑन, इसके अंदर सेटिंग होती है ये सेटिंग सर्च करनी थी, ट्राई नेक्स्ट क्लोजेस्ट साइट। तो अगर मुझे उस ऑप्शन का नेम याद है तो मैं यहां से फिल्टर ऑन करता हूं, ठीक है। इसको ऑफ करें, फिल्टर ऑप्शंस में जाएं, मैं यहां पे लिख देता हूं ट्राई नेक्स्ट, ओके कर देता हूं। सिस्टम में जाता हूं, ये अब कंटेनर ले आया है, तो ये देखें ये वो सेटिंग्स उठा रहा है। और अगर मैं और ज्यादा इसे क्लियरली कन्वे कर देता तो रिजल्ट और बेहतर होना था। दोबारा जाता हूं मैं फिल्टर ऑप्शंस में, मैं कहता हूं क्लोजेस्ट साइट। अब देखते हैं ये, अच्छा ये यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहा है, ऑल में देखना है एग्जैक्ट में, मैं एग्जैक्ट क्लिक कर देता हूँ, ओके करते हैं। ये देखें सिस्टम आया, नेट लॉग ऑन आया और सिर्फ एक सेकंड सेटिंग्स ये उठा के लाया। तो फिल्टरिंग की ऑप्शन बड़ी अच्छी है, इससे आप जो है आपका काम आसान हो जाता है। देन आप इसे ओपन कर ले, इसमें आप कमेंट्स भी दे सकते हैं, टेस्टिंग एडी साइट बिहेवियर, ठीक है। ये मैंने जी इसमें दे दिया टेस्टिंग एडी साइट बिहेवियर। अब ये कमेंट्स भी इसमें ऐड हो गए, ठीक है। फिल्टर ऑप्शंस में आप यहां बता भी सकते हैं कि जो कमेंटेड दिए हैं वो उठा के लाओ। अब यहां बेशक ऑल कर दें, तो रिजल्ट में फिर भी वही आएगी क्योंकि उस पर आपने कमेंट्स भी दिए। तो बेसिकली ये जो फिल्टर की ऑप्शन है ये आपकी हेल्प करती है कि किसी पर्टिकुलर सेटिंग्स को आप उठा के लाएं और उसी से रिलेटेड उसने बातें की हैं, और देन आप इसको कॉपी करके नया जीपीओ भी बना सकते हैं। क्रिएट अ न्यू जीपीओ बाय इंपोर्टिंग सेटिंग्स दैट वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम अनदर जीपीओ, ये मैंने आपको कल करवाया था। आप जीपीओ का बैकअप लें तो जीपीओ एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे अगर इस पर राइट क्लिक करके इसका बैकअप ले लूं, ये जनाब बैकअप लेने का मतलब ये एक्सपोर्ट हो गई है।
अब इसको ऑन द टॉप ऑफ अनदर पॉलिसी अगर आप इंपोर्ट कर लें तो जो सेटिंग्स इसमें आपने दी हैं उस पर अप्लाई हो जाएंगे। इसमें चेंजेस बहुत सारी की हुई हैं। ओके, हो गई है। अब मैं अगर इसको लाइक सपोज नॉर्थ पे साउथ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, पहले इसका बैकअप ले लेता हूँ क्योंकि जब इंपोर्ट करेंगे सेटिंग्स तो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी। अब ये मुझे दिखा रहा है कि ये पॉलिसी कौन सी, मैंने डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी की और उससे इंपोर्ट कर लिया। तो ये सादा सी बातें, ये ऐसी चीजें नहीं है जो टेक्निकली डिफिकल्ट। ओके, कमेंट्स भी ऐड कर लिए। ओके, ये सारी चीजें देख ली। ओके जी, व्हाट इज फोल्डर रीडायरेक्शन, ये देख लें। फोल्डर रीडायरेक्शन क्या है, सेटिंग्स फॉर कॉन्फ़िगरिंग फोल्डर रीडायरेक्शंस, कौन से फोल्डर्स हैं देन जिन्हें आप रीडायरेक्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है, ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स देखते हैं और उसके बाद स्क्रिप्ट्स हैं। व्हाट इज फोल्डर रीडायरेक्शन? Folder redirection is a feature that allows folders to be located on a network server but appear as if they are located on the local drive। यानी आप लोकल सिस्टम पे लॉग ऑन होते हैं तो आपको लोकल सिस्टम पे क्या नजर आता है? आपको लोकल सिस्टम पे नजर आता है माई डॉक्यूमेंट्स, लेकिन एक्चुअली वो माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर मैंने नेटवर्क पे रेप्लिकेट करवाया हुआ होता है, नेटवर्क पे रीडायरेक्ट किया हुआ होता है। आप इसमें रीडायरेक्शन करते हुए बता देंगे कि रीडायरेक्ट होके कहां जाना चाहिए, उस लोकेशन का यूएनसी पाथ दे देंगे। फोल्डर्स दैट कैन बी रीडायरेक्टेड इन विंडोज विस्टा, विंडोज 7 एंड विंडोज 8 आर डेस्कटॉप है, स्टार्ट मेन्यू है, डॉक्यूमेंट्स है, प्रिंटर, एप्लीकेशन डाटा, रोमिंग, कॉन्टैक्ट, डाउनलोड, फेवरेट्स, सेव्ड गेम्स, सर्चेस, लिंक्स, म्यूजिक, वीडियोस, ये सारे फोल्डर्स आप रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। अभी इसको हम कॉन्फ़िगर भी करके देखते हैं। सेटिंग्स फॉर कॉन्फ़िगरिंग फोल्डर रीडायरेक्शन देख लें। फोल्डर रीडायरेक्शन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, एक बेसिक है, एक एडवांस है। ठीक है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में सिंगल पाथ होता है, एडवांस में मल्टीपल हो सकते हैं। यूज बेसिक फोल्डर रीडायरेक्शन व्हेन ऑल यूजर्स सेव देयर फाइल्स टू द सेम लोकेशन। ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि इसमें सिंगल पाथ होता है। यूज एडवांस फोल्डर रीडायरेक्शन व्हेन द सर्वर होस्टिंग द फोल्डर लोकेशन इज बेस्ड ऑन ग्रुप मेंबरशिप। ठीक है, उसमें डिफरेंट पाथ हैं जो बनाए गए हैं, डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट है। यूज द फॉलो द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर टू फोर्स सर्टेन फोल्डर्स टू बिकम सब फोल्डर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी ये आप कर सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है उसके अंदर सब डॉक्यूमेंट्स बन जाएं। टारगेट फोल्डर लोकेशन ऑप्शन, रीडायरेक्ट टू यूजर्स होम डायरेक्टरी, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के लिए सिर्फ क्रिएट अ फोल्डर फॉर ईच यूजर अंडर द रूट पाथ। रूट पाथ के अंदर जैसे इसने यहाँ बनाया है अकाउंटिंग मैनेजर्स एनी, ठीक है, तो उसके अंदर हर यूजर का फोल्डर बना दें। रीडायरेक्ट टू द फॉलोइंग लोकेशन, ये लोकेशन ये यानी आप लोकेशन खुद बता देते हैं, रीडायरेक्ट टू लोकल यूजर प्रोफाइल लोकेशन। ये अब आप करके देखते हैं क्योंकि अगर हम जबानी बात करते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हम डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी को एडिट करते हैं, पहले काम कर लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी में जाके एक यूजर क्रिएट कर लें और उस यूजर को लॉग इन भी करवा लें। वर्चुअल मशीन दूसरी भी रन कर लें जिसकी हमें जरूरत होगी, इसको पावर ऑन कर दें। तो मैं एक्टिव डायरेक्टरी में एक यूजर क्रिएट कर लेता हूं, न्यू यूजर। ये मैंने जनाब एक यूजर क्रिएट कर दिया। अब इस पे हम इफेक्ट चेक कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए क्रिएट किया ताकि विंडोज 8 पे लॉग ऑन करके हम देख भी लेंगे डोमेन के साथ इसका ट्रस्ट रिलेशनशिप ब्रेक तो नहीं हुआ। अब हम इधर आ जाते हैं और डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी को एडिट करते हैं। पॉलिसीज में जाएं, विंडोज सेटिंग्स में जाएं, यस, पॉलिसीज में विंडोज सेटिंग्स में ही जाना है लेकिन अंडर यूजर ये देखें क्या लिखा हुआ है, फोल्डर रीडायरेक्शन, और ये फोल्डर्स हैं जो रीडायरेक्ट होते हैं, यही उसने वहां पे लिस्ट में भी दिखाया था। तो मैं माई डॉक्यूमेंट्स के साथ खेल लेता हूँ। ये माई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और वेट अ मिनट,
प्रॉपर्टीज में जाएं, ये देखें इस वक्त सेटिंग्स नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं बेसिक तो सिंगल पाथ आएगा, और अगर मैं करता हूं एडवांस तो मैं मल्टीपल पाथ दे सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स। तो मैं बेसिक ही करता हूं और मैं कहता हूं क्रिएट अ फोल्डर फॉर ईच यूजर अंडर द रूट पाथ, ताकि रूट पाथ के अंदर वो खुद से फोल्डर क्रिएट कर दे। स्पेस देख लेते हैं ई पे कितनी है, भरा हुआ है। ई एफ पे बनाते हैं, एफ में एक फोल्डर में बना देता हूं जिसका मैं नाम रख देता हूं फॉर एग्जांपल होम माय ओहो माय डॉक्यूमेंट्स डैश होम। ठीक है, इसको अब शेयर कर लें। प्रॉपर्टीज में जाते हैं, शेयरिंग में जाते हैं, इसको कर देते हैं शेयर। परमिशंस में एवरीवन को मैं फुल कंट्रोल दे देता हूं, लेकिन लोकल परमिशंस में इस कंट्रोल को मैं कम कर दूंगा। यहां पे जस्ट एवरीवन को ऐड करवा दें और जो डिफॉल्ट परमिशन होती हैं वो ही रहने दें। ओके जी, ये आपके पास फोल्डर बन गया। अब जनाब इस फोल्डर को मैं यूज करूंगा फॉर माय डॉक्यूमेंट रीडायरेक्शन, और इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए उस यूजर का पर्टिकुलर फोल्डर जिसे आप इस पे रीडायरेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे रूट पाथ दे देता हूँ /win-dc, आई बिलीव यही नाम है इस सिस्टम का, लेकिन लेट मी चेक। कमांड प्रॉम्प्ट पे होस्ट नेम कमांड दे दें, win-dc है। ओके जी, स्लैश क्या नाम था, होम डैश, वेट अ मिनट ब्राउज कर लें, एफ पे था, ये मैंने दे दिया। अब फॉर यूजर, भी देखें वो आपको एग्जांपल दे रहा है, फॉर यूजर क्लियर दिस फोल्डर विल बी रीडायरेक्ट टू माय डॉक्यूमेंट्स होम क्लियर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अप्लाई कर दिया। ओके जी, यस कर दें, नो प्रॉब्लम, हमारा कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। जीपी अपडेट करें और अब हम क्लाइंट साइड पे लॉग ऑन करके देखते हैं। यहां से अदर यूजर्स में जाएं और यूजर को लॉग ऑन करवाएं, यू अहमद, और ये इसका पासवर्ड था। आई होप कि ये लॉग ऑन हो जाएगा। अब होना ये चाहिए कि जो भी ये डाटा अपने लोकल माय डॉक्यूमेंट्स में बनाए वो रीडायरेक्ट होके सर्वर में एफ ड्राइव पे जो मैंने डायरेक्टरी बनाई है उसमें प्लेस हो जाए। इसका फायदा ये है कि आपको यूजर को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यूजर सिंपली अपना डाटा जो है वो क्रिएट कर रहा है, उसको सेव कर रहा है अपनी लोकल ड्राइव पे, लेकिन बैक एंड पे आपने उसकी डायरेक्शन इनेबल की हुई है। सर अप्लाई हो जाएगा जब वो मल्टीपल मशीन पे या मल्टीपल सर्वर्स पे लॉगिन कर रहा है और हाँ डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा है। बिल्कुल जी, जहां मर्जी लॉग ऑन हो रीडायरेक्ट होगा, लॉग ऑफ हो, यही तो फायदा है। उसी केस में तो हमें चाहिए भी, देखें यू अहमद आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, यूजर अहमद लॉग ऑन हुआ, अब जाहिर है मेरे पास तो परमिशन नहीं है, ये उसका फोल्डर है। ठीक है, तो यूजर बेशक डिफरेंट मशीन पे लॉग ऑन हो, डजंट मैटर, यूजर की जो भी सेटिंग्स होंगी वो रिडायरेक्ट होकर उस पर चली जाएंगी। एडवांस सेटिंग्स आप उस वक्त यूज करते हैं, एडवांस ऑप्शन, जब आप डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट फोल्डर देना चाहते हैं। मैंने तो एक ही फोल्डर बना दिया और सिंपल भी यही है कि आप सिंपली एक फोल्डर बनाएं होम डायरेक्टरीज का और यूजर्स के फोल्डर्स को उसमें रिडायरेक्ट करवा दें। ओके जी, ये बातें हो गई। सिक्योरिटी सेटिंग्स फॉर रीडायरेक्टेड फोल्डर्स देख लें। एनटीएफएस परमिशन फॉर रूट फोल्डर, एडमिनिस्ट्रेटर नन, सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ यूजर्स दैट सेव डाटा ऑन द शेयर लिस्ट फोल्डर दिस ये आपको बता रहे हैं, परमिशन दे दें लोकल सिस्टम पे फुल हो। ठीक है, शेयर परमिशन ऑन रूट फोल्डर क्या दें, सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ यूजर्स दैट सेव डाटा ऑन शेयर फुल कंट्रोल।
मैंने भी शायद यही दी है, बस मैंने एवरीवन कर दिया, आप उसको रिप्लेस कर दें पर्टिकुलर ग्रुप के साथ। उसके बाद NTFS परमिशन फॉर ईच यूजर्स रीडायरेक्टेड टू फोल्डर, परसेंटेज यूजर नेम, परसेंटेज फुल कंट्रोल ऑनर ऑफ द फोल्डर, यही आएगी। अभी अगर मैं उस यू अहमद पे जाके और फोल्डर में जाऊं तो उस पर ऑटोमेटिकली अहमद को परमिशंस, यू अहमद को परमिशंस हो गई होंगी। देन एडमिनिस्ट्रेटर को नन दें, कोई जरूरत नहीं है, लोकल सिस्टम पे फुल कंट्रोल, और इस वक्त नन ही है, इसीलिए मैंने जब डबल क्लिक किया था तो मुझे एरर मिला था। ये देख लें, मैं इधर जाता हूं यू अहमद की प्रॉपर्टीज में और इसकी परमिशंस देखता हूं। ये इसकी शेयर परमिशंस हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, सिक्योरिटी परमिशन देखें, एवरीवन को जो हमने परमिशन दी थी वो साइन हुई हुई है, ये देखें, ये यू अहमद ऐड हुआ है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे बेशक एडेड है, लेकिन जो इसके अंडर डायरेक्टरी है इसे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं खोल सकता, यहाँ इसके पास परमिशंस नहीं है। तो ये बेसिकली आप परमिशन सेटिंग्स दे देंगे ताकि आपको इंटेंडेड रिजल्ट मिल जाए। अच्छा, हमने एक चीज नहीं देखी, वो भी देख लें, टेस्ट फोल्डर रीडायरेक्शन। हमने फोल्डर की क्रिएशन तो टेस्ट कर ली है, लेकिन एक काम और करके देखते हैं, वो ये कि हम इस सिस्टम पे कोई काम करते हैं और उसको सेव कर देते हैं माय डॉक्यूमेंट्स में। लाइक मैं नोटपैड खोलता हूँ, नोटपैड में मैंने लिखा जो भी लिखना है और देन मैंने उसे सेव कर दिया, सेव एज किया और मैंने इसे माय डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दिया, ठीक है, टेस्ट के नाम से। ये मैंने सेव कर दिया, क्लोज कर दिया और मैं अपने सिस्टम से लॉग ऑफ हो गया, ठीक है। अब ये फोल्डर रीडायरेक्ट हो गया होगा। अगर ये फोल्डर रीडायरेक्ट हो गया है तो एफ ड्राइव पे माय डॉक्यूमेंट्स में ये फोल्डर नजर आना चाहिए, चाहे यूजर किसी भी सिस्टम से लॉग ऑन हो। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी परमिशन नहीं चेंज करते बल्कि इसे लॉग ऑन करवाते हैं। ओहो, ये गलती होगी, डीसी पे ये लॉग ऑन नहीं होगा जब तक आप इसके राइट्स थोड़े से चेंज नहीं करेंगे। तो इसे राइट्स दे दें, उस्मान को हम थोड़े से ज्यादा राइट्स दे देते हैं, और इसी में आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना डिफरेंट सिस्टम्स वाला, वो भी चेक हो जाएगा। हम एडीएस में जाते हैं और उस्मान को बैकअप ऑपरेटर का मेंबर बना देते हैं जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस। जी, अब आप लॉग ऑफ हो जाएं और लॉग ऑन हो उस्मान से। जी, यू अहमद अब होना ये चाहिए कि उस्मान को जो डाटा है वो भी अवेलेबल हो रेडीली, और सेकेंडली उस्मान अगर इस सिस्टम पे कोई फाइल बना के सेव करे तो वो उस सिस्टम पे अवेलेबल हो, दूसरे सिस्टम पे जब वो वहां लॉग ऑन हो तो उससे वो मिलनी चाहिए। ओके जी, मैं क्या करता हूं, मैं यहां नोटपैड खोलता हूं, यहां मैं लिख देता हूं सेकंड फाइल और इसे सेव एज करता हूं। देखें टेस्ट यहां पे आ रही है, ठीक है। ये टेस्ट फाइल क्यों डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि ये रीडायरेक्ट होके इधर आई है। अगर आप एफ में जाएं, माय डॉक्यूमेंट्स में जाएं, यू अहमद में जाएं, माय डॉक्यूमेंट्स में जाएं, तो ये देखें दोनों फाइलें आ गई। अब मैं क्या करता हूं, यहां से लॉग ऑफ करता हूं और लॉग ऑन होता हूं दूसरे सिस्टम पे। इस पे आप एडमिनिस्ट्रेटर को लॉग ऑन करवा लें क्योंकि हमें बार बार एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़नी है। तो एडमिनिस्ट्रेटर को हम इस पे लॉग ऑन करवा लेते हैं और जो सेकंड सिस्टम है उस पे हम लॉग इन करवा लेते हैं यू अहमद को। और नाउ बेसिकली you should check कि whether or not those two files are available। एक्सप्लोरर में जाते हैं और यहाँ पे चेक कर लें, माय डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें सिंपली। ये देखें दोनों फाइलें आ रही हैं, ठीक है। इसको खोल के देख लें, इसके अंदर वो लिस्टेड है। तो बेसिकली फोल्डर्स रीडायरेक्ट हो रहे हैं। ओके जी, ये हो गया सारा काम। जीपीओ टेस्ट कर लिया, क्रिएट कर दिया शेयर्ड फोल्डर, सब कुछ हो गया। आगे आ जाए,
ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स फॉर अप्लाइंग स्क्रिप्ट्स. स्क्रिप्ट्स देख लें आप. यू कैन यूज स्क्रिप्ट्स टू परफॉर्म मेनी टास्क सच एज क्लियरिंग पेज फाइल्स और मैपिंग ड्राइव्स एंड क्लियरिंग टेम्प फोल्डर्स फॉर यूजर्स. ठीक है. स्क्रिप्ट्स बेसिकली होते हैं जो सर्टेन कमांड्स को रन करते हैं. आप स्क्रिप्टिंग का फायदा ये होता है कि आप स्क्रिप्ट के अंदर वो पर्टिकुलर कमांड दे देते हैं जिसने कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करनी है एंड देन आप उसे ग्रुप पॉलिसी में दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि जो भी यूजर लॉग ऑन हो उसको 2 ड्राइव्स मैप होके मिल जाएं. ठीक है. केस स्टडी हम बना रहे हैं. मैं ई ड्राइव पे 2 फोल्डर बनाता हूं. एक का नाम रखता हूं home1, एक और फोल्डर बनाता हूं उसका नाम रखता हूं home2. और मैं ये चाहता हूं कि जब ये यूजर लॉग इन हो तो इन्हें ये दोनों फोल्डर्स मिल जाएं. अब अगर आप इसको होम डायरेक्टरी में ऐड करते हैं, लाइक आप कहते हैं कि सर ये तो हम होम डायरेक्टरीज में भी दे सकते हैं, तो होम डायरेक्टरी में आप मल्टीपल पाथ तो नहीं दे सकते ना. अगर आप उस्मान की प्रॉपर्टीज में जाएं और आप कहते हैं मैं प्रोफाइल पेज में होम में देता हूं, तो यहां तो एक पाथ आएगा, एक डायरेक्टरी मैप होगी, जबकि मैं दोनों मैप करना चाहता हूं. ठीक है. तो सबसे पहले इसकी जो कमांड है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको कमांड का पता होना चाहिए, तो पहले मैं आपको कमांड से करके दिखाता हूं. देखिए अभी CDEF ये 4 ड्राइव्स आ रही हैं. तो मैं रन करता हूं कमांड प्रॉम्प्ट और एक काम करें, पहले इन दोनों फोल्डर्स को शेयर करवा दें, क्योंकि फिलहाल तो ये शेयर ही नहीं है. जब शेयर्ड ही नहीं है तो फिर ये मैप किस तरह होंगे. ठीक है ना. ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी चीज आप ओवर द नेटवर्क एक्सेस करते हैं तो वो शेयर होती है फिर एक्सेस होता है. अगर शेयर्ड ही नहीं है तो फिर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते. ओके. ये मैंने परमिशंस में गया, ओके कर दिया, ऐसे ओके कर दिया. ठीक है. और सिक्योरिटी में भी वही परमिशंस दे दें ताकि परमिशंस की कोई ओवरलैपिंग ना हो. सेम वे home2 पे भी दे दें. इसको शेयर कर दिया. ठीक. ओके जी. अब पहले मैं आपको इसकी कमांड दिखाता हूँ. ओहो, ये यार इसमें बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है. मैंने इसकी क्या सेटिंग्स चेंज की हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये हर 40-45 मिनट्स बाद ये बूट हो जाता है. चलें कोई नहीं, 1 मिनट पावर ऑन कर दें से बूट हो जाता है. हम एक स्लाइड और देख लेते हैं. 2 तरह के स्क्रिप्ट्स होते हैं, लॉग ऑन स्क्रिप्ट्स, लॉग ऑफ स्क्रिप्ट और कंप्यूटर्स के लिए स्टार्टअप और शटडाउन स्क्रिप्ट. ठीक है. यानी अगर आप यूजर पे कर रहे हैं तो लॉग ऑन लॉग ऑफ है. लॉग ऑन स्क्रिप्ट वो है जो एट द टाइम ऑफ लॉग ऑन रन होगा. स्टार्टअप शटडाउन स्क्रिप्ट वो हैं जो एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप और शटडाउन रन होंगे. स्टार्टअप और शटडाउन स्क्रिप्ट आपको कंप्यूटर सेटिंग्स में मिलते हैं. लॉग ऑन और लॉग ऑफ स्क्रिप्ट आपको यूजर सेटिंग्स में मिलते हैं. तो अब हम ये करते हैं कि हम लॉग ऑन लॉग ऑफ स्क्रिप्ट बनाते हैं, क्योंकि अगर हम स्टार्टअप शटडाउन स्क्रिप्ट बनाएंगे तो हमें सिस्टम को रीबूट करना पड़ेगा. जबकि हम लॉग ऑन लॉग ऑफ स्क्रिप्ट बनाते हैं उसमें हमारे पास यूजर है यू अहमद, उस पर हम चेक कर लेंगे बाय लॉगिंग ऑन. और अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले तो हमारे पास चॉइस होगी उसको दोबारा लॉग ऑफ करने की. वेट करना पड़ेगा. ओके, आगे देख लें क्या है. In this demonstration, you will see how to create a log-on script to map a network drive. इसने तो सिंगल ड्राइव की, हम 2 ड्राइव्स मैप कर रहे हैं. उसकी वजह भी यही है कि सिंगल ड्राइव मैप करने के लिए तो आपके पास होम डायरेक्टरी की भी ऑप्शन है. Create and link a GPO to use the script and store the script in the net log-on share. ये मैं आपको बताता हूँ स्क्रिप्ट को आपने कहाँ कॉपी करना है. पाथ वो आपको ऑटोमेटिकली देता है. Then log on to client computer and test result. हम ये कॉन्फ़िगर करने के बाद जो विंडोज 8 का पीसी है हमारा, हम उस पर लॉग ऑन होंगे और चेक करेंगे कि क्या ये पॉलिसी यूजर को रिसीव हो गई है. तो ये चेक कर लेते हैं.
नेक्स्ट आपका जो लेसन होगा वो है प्रेफरेंसेस पे। ये आसान बात होगी क्योंकि प्रेफरेंसेस आपने पहले भी किए हैं। क्लाइंट मशीन को लॉग ऑफ करवा दें, क्योंकि आप अभी देख लें, अभी अगर मैं इस पे एक्सप्लोरर ओपन करता हूं तो इसमें मेरे पास कोई मैप्ड ड्राइव नहीं है। ये आपके सामने सिर्फ सी ड्राइव आ रही है, ठीक है। लेकिन अब हम मैप करवाएंगे, यहाँ पे 2 ड्राइव्स और आनी चाहिए अगर हमारी मैपिंग प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है। उसे लॉग ऑफ कर दें जी, इसे लॉग ऑफ करवा दें ताकि हम चेंजेस करके और फिर उसे चेक कर सकें। ओके जी, लॉगिन हो जाएं। एक तो जो सेटिंग पहले की है उन्हें बेशक रोल बैक कर लें। जो हमने फोल्डर रीडायरेक्ट करवाया उसको रोल बैक करना, उसकी अब हमें जरूरत नहीं है। उसकी हमने टेस्टिंग भी कर ली है और हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल गए। उस सेटिंग्स को हम रोल बैक कर लेते हैं और उसके बाद हम स्क्रिप्ट बनाते हैं और स्क्रिप्ट के थ्रू ये काम करते हैं। ओके जी, ये एक तो आप एक्सप्लोरर को देख लें। और ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल रन कर दें। इसमें भी आपके सामने है CEF। इस वक्त कोई मैप ड्राइव नहीं है। ओके जी, ये ओपन हो गया। राइट क्लिक करें, एडिट करें। डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी को मैंने एडिट किया, फोल्डर में पहले ही बना चुका हूं home1 home2 का। अच्छा, पहले एक चीज देख लें, क्योंकि ड्राइव मैपिंग अगर कमांड से आपको ना आती हो तो आपको स्क्रिप्ट भी समझ नहीं आएगा। मैं ये स्क्रिप्ट बना रहा हूं तो उसके लिए मैं कमांड लाइन ओपन करता हूं, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं और आपने देखना है यहां पे भी आपको एक और ड्राइव नजर आ जाएगी। मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं नेट यूज CDEF है, G कर लें, G कॉलन स्पेस दें // और ये WinDC है आपका कंप्यूटर स्लैश हमने बनाया था home1। ये देखें कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली और ये आपको ड्राइव नजर आ गई। ठीक है, मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूं। अब जब आप ये काम इस कमांड के थ्रू कर रहे हैं तो बेसिकली यही बिहेवियर होना चाहिए। दिस कमांड इज कॉल्ड थ्रू अ स्क्रिप्ट, तो बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। इसको क्लोज कर दें और ये देख लें ये आपने कमांड दी थी। तो अब सेम कमांड शुड बी एग्जीक्यूटेड थ्रू अ स्क्रिप्ट। आप नोटपैड ओपन कर लें, नोटपैड में नेट यूज G कॉलन / या G भी नहीं, आप कर दें I और J यूज कर लें। I कॉलन // win-dc / home1 और यही कमांड कॉपी करें, एंटर करें, दोबारा लिखें और I की जगह J कर दें और home1 की जगह home2 कर दें। ठीक है, इसको सेव एज कर दें और इसकी एक्सटेंशन आप रखेंगे, नाम इसका जो मर्जी रख दें, टेस्ट, चलें स्क्रिप्ट रख देते हैं, script.bat। एक्सटेंशन इसकी बैच होगी और इस स्क्रिप्ट को पहले खुद से रन करके टेस्ट कर लें। पहले इस स्क्रिप्ट को आप मैन्युअली रन करें। किधर है ये, डबल क्लिक करें और देखें 2 ड्राइव्स मैप होती हैं। ये देखें मैप हो रही हैं, तो इसका मतलब स्क्रिप्ट ठीक बन गया। डिस्कनेक्ट कर दें। अब हमने इस स्क्रिप्ट को रन करवाना है विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी ताकि तमाम सिस्टम्स पे रन हो। क्लोज कर दें, क्लोज कर दें। डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी को एडिट करें। ये आपके पास डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, इसे मैं एडिट करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये करता हूं कि पॉलिसीज में से वो जो रीडायरेक्शन वाला है वो मैं रोल बैक कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज वो मुझ पे भी इस वक्त पॉलिसी अप्लाई हो रही है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो माय डॉक्यूमेंट्स,
इसकी सेटिंग्स ओपन करें और इसमें आप कर दें नॉट कॉन्फ़िगर, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। ओके जी, अब स्क्रिप्ट्स के लिए मैं लॉग ऑन स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, तो ये लॉग ऑन लॉग ऑफ की ऑप्शन है, ये देख लें अंडर यूजर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, गो टू पॉलिसीज, देन विंडोज सेटिंग्स, देन स्क्रिप्ट्स, और लॉग ऑन ऑप्शन जो है उसको डबल क्लिक करें। यहां से आप ऐड करवाएंगे, ब्राउज करें और आपका स्क्रिप्ट इधर प्लेस होना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि मैं ई ड्राइव से वो स्क्रिप्ट कॉपी कर लूं। कहाँ मैंने बनाया था, सी पे बनाया था, आई बिलीव के सी पे बनाया था, यहां लिस्टेड होगा। ये आपके पास स्क्रिप्ट है, इसको मैं कॉपी करता हूं और मैं पेस्ट कर देता हूं कहां पे, उसी पाथ पे जहां वो मुझे ऑटोमेटिकली लेके गया। ये पाथ है, यहां मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, स्क्रिप्ट्स डायरेक्टरी में। ये आपके सामने, ओके कर दें। इसके पैरामीटर कोई भी नहीं है जो हमने दिए हो, अप्लाई कर दें, ओके कर दें, दैट्स इट। अब आप ओके करें, इसे बंद करें, ग्रुप पॉलिसी को अपडेट करें। ग्रुप पॉलिसी को अपडेट आप जरूरी नहीं है जीपी अपडेट के थ्रू करें, और भी तरीके हैं, लाइक डोमेन पे राइट क्लिक करें, इसमें देता है ऑप्शन, हाँ नहीं ओयू पे देता है, यस ओयू पे देता है, इस पे नहीं है, ठीक है। ये डोमेन कंट्रोलर्स ओयू है और ये है ग्रुप पॉलिसी अपडेट, यहां से भी आप अपडेट कर सकते हैं। बहरहाल मैं जीपी अपडेट ही कर रहा हूं क्योंकि मेरा जो सिस्टम है क्लाइंट सिस्टम वो डोमेन कंट्रोलर ओयू में तो नहीं है ना, या तो मैंने ओयू बना के उसमें पॉलिसी लगाई होती, फिर ये ऑप्शन थी। अब हम क्या करेंगे, उस सिस्टम पे यूजर को लॉग ऑफ हमने किया हुआ है, लॉग इन करते हैं और देखते हैं कि क्या स्क्रिप्ट उसे रिसीव हुआ है, यानी ड्राइव्स मैप हुई हैं। ओके जी, उस्मान को लॉग इन करवाएं। ये जी उस्मान लॉग इन हो गए और आप सिंपली क्या चेक करें, एक्सप्लोरर में देखें 2 ड्राइव्स आ रही हैं, वेट कर लें थोड़ा सा, दैट्स नॉट गुड। देखिए वहां रिफ्रेश होते हुए कोई एरर तो नहीं आया, दोबारा से चेक करें आपने जो पॉलिसी बनाई है वो कहां बनाई है। डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी एडिट करें, यूजर कॉन्फ़िगरेशन, विंडोज सेटिंग्स और स्क्रिप्ट, लॉग ऑन स्क्रिप्ट में दिया, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल करेक्ट है। ये लें जी, हो गया, वो थोड़ा सा डिले आया। ये आपके पास दोनों ड्राइव मैप हो गई हैं, ठीक है, फुल ही होनी है क्योंकि जाहिर है ये ये फोल्डर्स जिस ड्राइव पे पड़े हैं वो फुल है इस वक्त ना, तो इसलिए इसमें भी फुल दिखा रहा है। ये देखना मैंने ई ड्राइव पे आई थिंक बनाया था और ई पे स्पेस है ही नहीं। ये देखें ड्राइव फुल थी, इस पे मैंने फोल्डर बनाए थे, ये होम 1 होम 2। बहरहाल हमारी टेस्टिंग सक्सेसफुली हो गई, आगे आ जाए। ओके जी, व्हाट आर ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस, ये भी हम पहले कॉन्फ़िगर करके देख चुके हैं, कुछ एडिशनल सेटिंग्स आपको बताएगा। ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस एक्सपैंड द रेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेबल सेटिंग्स विद इन अ जीपीयू। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि प्रेफरेंसेस में जो भी आप सेटिंग्स देते हैं, अगर आप ग्रुप पॉलिसी को एडिट करें तो आपको 2 सेट ऑफ कंटेनर नजर आते हैं, एक पॉलिसीज का है और दूसरा प्रेफरेंसेस का है। दोनों में डिफरेंस ये है कि पॉलिसीज आर इन्फोर्स्ड वेयर एज प्रेफरेंसेस आर सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशंस, ठीक है। यूजर इज एबल टू अनडू दो सेटिंग्स डिफाइंड इन प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में आप कुछ देते हैं, यूजर अपने एंड पे चाहे उन्हें खत्म कर सकता है, आप उन्हें यानी दोबारा से अप्लाई करवा लें, यूजर फिर खत्म कर सकता है। उसके बाद पॉलिसी सिंक होती रहती है, प्रेफरेंसेस आप अगर चाहें मेंशन कर दें तो सिंक होंगे, अदरवाइज वन टाइम ओनली, एक दफा अप्लाई हो गया, दैट्स इट। तो ये डिफरेंसेस हैं। यूजर का जो यानी जिस कॉन्फ़िगरेशन को आप इंप्लीमेंट करेंगे वो फिर लॉक नहीं होती। लाइक आपको मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि हम प्रेफरेंसेस में जाते हैं और प्रेफरेंसेस में मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके मैंने एक वेरिएबल बनाया था लास्ट टाइम, ये देखें अभी भी बना हुआ है, दोबारा मैं बना देता हूँ, डिलीट कर दें इससे।
और मैंने एक वेरिएबल बनाया था न्यू एनवायरनमेंट वेरिएबल, और वेरिएबल में मैंने ऑप्शन दी थी क्रिएट, और इधर मैंने कहा था सी नहीं, नेम में तो आप लिख दें जो भी लिखना चाहते हैं, टेस्टिंग, और यहाँ मैंने लिखा C:\Windows/System32/CLC, मैंने कैलकुलेटर का बनाया था। अप्लाई करें, इसको चेंज करना चाहिए, यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम रूट ले आना चाहिए, नहीं लाया, चले हम मैनुअली कर देते हैं। खैर मेरे उस सिस्टम पे भी यही बात है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आप इसका टारगेट भी मेंशन कर सकते हैं, आप कॉमन में जाएं और आप यहाँ से आइटम 11 टारगेटिंग करें और यहाँ से बता दें कि ये आप किस पे अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ से यूजर्स को कस्टमाइज भी कर सकता हूँ कि मैं सब पे नहीं देना चाहता, तो मैं यहाँ से ब्राउज करके बता देता हूँ कि किन यूजर्स पे ये पॉलिसी लग रही है। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, ये आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशंस ऐड होती जाएंगी जो भी आप देंगे। ठीक है, तो बहरहाल मैंने ये सेटिंग्स दे दी। अब होना क्या चाहिए, ओके करें कि यूजर जब लॉग ऑफ हो और देन लॉग इन हो तो उसको एक वेरिएबल मिलना चाहिए। मुझे एक मिनट चेक करने दें कि मैंने यूजर वेरिएबल कहा है या सिस्टम वेरिएबल। सिस्टम कर दें इसे। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाएं, इस सिस्टम की क्लिक करें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे। ओके, नो प्रॉब्लम। चले मैं यही दे देता हूं क्योंकि मैंने व्यू करनी है सेटिंग। यहां मैं ऑप्शन एडवांस एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो ये वेरिएबल्स हैं। बेसिकली मैं यहां पे लाना चाह रहा हूं कि टेस्टिंग यहां आ जाए, फिलहाल नहीं आ रहा। ठीक है, वो देखें टेस्ट आ रहा है पुराना जो बनाया था, और इसे भी यूजर डिलीट कर सकता है। तो ओके कर दें, ओके कर दें। अब लॉग ऑफ एंड देन लॉग इन। ये जनाब मैंने लॉग ऑफ किया, देन मैं लॉग इन होता हूं। और यहां पे सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं। चलें व्यू कर लें। ये जनाब एडवांस में गए, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में गए, और यहाँ पे टेस्टिंग हमें मिलना चाहिए। ये देखें टेस्टिंग आ गया है। और अगेन अब आप अगर इसे रन करें तो कैलकुलेटर रन हो जाएगा। वेरिएबल को जब भी रन करते हैं उसके स्टार्ट में और एंड में परसेंटेज साइन देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रेफरेंसेस थे और इसी की ये अब डिस्कशन बता रहा है। अब आप देख लें, अब आपको बात समझ में आएगी। कंपेयरिंग ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस एंड जीपीयू सेटिंग्स। ग्रुप पॉलिसी सेटिंग्स क्या है? स्ट्रिक्टली इन्फोर्स पॉलिसी सेटिंग्स बाय राइटिंग द सेटिंग्स टू एरियाज ऑफ द रजिस्ट्री दैट स्टैंडर्ड यूजर्स कैन नॉट मॉडिफाई। ठीक है, अगर आप टास्क मैनेजर को डिसेबल करते हैं बाय यूजिंग ग्रुप पॉलिसी तो यूजर को वो इंटरफेस अवेलेबल होगा ही नहीं जहां से वो टास्क मैनेजर जो है उसको अवेलेबल कर सके। ठीक है, यूजर का सेशन लॉक हो जाता है। आप लाइक समटाइम्स तो ये भी होता है कि कुछ सेटिंग्स हैं जिनकी ऑप्शन ही गायब हो जाती है। लाइक आप टास्क मैनेजर अगर डिसेबल कर देते हैं तो जो विंडोज सिक्योरिटी डायलॉग बॉक्स होता है, लाइक अगर आप कंट्रोल डेल प्रेस करें तो यहां पे टास्क मैनेजर की ये जो ऑप्शन है ये आपको अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, ये एक डिफरेंस आ जाएगा। टिपिकली डिसेबल यूजर इंटरफेस फॉर सेटिंग्स दैट ग्रुप पॉलिसी इज मैनेजिंग। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू जो सेटिंग आपने मैनेज की है वो फिर यूजर को अवेलेबल नहीं होगी मैनेज करने के लिए। रिफ्रेश पॉलिसी सेटिंग्स एट रेगुलर इंटरवल। ग्रुप पॉलिसी रिफ्रेश होती रहती है। अब एज अपोज टू ग्रुप पॉलिसी, प्रेफरेंसेस का बिहेवियर क्या है? आर रिटन टू द नॉर्मल लोकेशन इन द रजिस्ट्री दैट द एप्लीकेशन
और ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर यूजेस टू स्टोर द सेटिंग। ठीक है, पहला तो डिफरेंस जो आ रहा है वो इस स्टोरेज का है। ठीक है, और डू नॉट cause the application or operating system feature to disable the user interface for the settings they configure। ठीक है, यहां पे तो ये हो रहा था कि यूजर के पास देन एबिलिटी ही नहीं है कि वो उसे अनडू कर सके, बट हियर इन केस ऑफ प्रेफरेंसेस यूजर इज स्टिल एबल टू अनडू दोज सेटिंग्स। Then refresh preferences by using the same interval as group policy settings by default। No, this is not true। ये इसने कहा रिफ्रेश पर, ये आपको सजेस्ट किया बेसिकली। ठीक है, वो कह रहा है इस स्टेटमेंट को माइक्रोसॉफ्ट समटाइम स्टेटमेंट ऐसी लिखता है जो कंफ्यूज कर देती है। अभी मैंने आपको इस प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि प्रेफरेंसेस रिफ्रेश नहीं होते, और वाकई रिफ्रेश नहीं होते। आप अगर चाहें तो रिफ्रेश करवा लें, जिस तरह ग्रुप पॉलिसी है ना, बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश हो रही होती है, तो दैट डजंट होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ प्रेफरेंसेस। बेसिकली जो डिफरेंस जो यहाँ पे उसने स्टेटमेंट लिखी है वो है ऐसी जो मेरी स्टेटमेंट से ओवरलैप होती भी लगती है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है रिफ्रेश प्रेफरेंसेस बाय यूजिंग सेम इंटरवल्स। ठीक है, ये इसने एक बात कही है कि कॉन्फ़िगर करो प्रेफरेंसेस का वही इंटरवल जो डिफॉल्ट ग्रुप पॉलिसी में सेट हुआ हुआ है, यानी ग्रुप पॉलिसी बाय डिफॉल्ट जिस रेट पे रिफ्रेश हो रही है वही आप यहां मेंशन कर दें। इसको लिखना यहाँ ये चाहिए था कि एज कंपेयर टू ग्रुप पॉलिसी preferences are not refreshed at regular interval। ठीक है, बहरहाल ये रिकॉर्डिंग में आ गया, आप इससे जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। ये वही पेज है जो मैंने आपको दिखाया था कि पहले हमने प्रेफरेंस एक बनाया था, फिर हम अगर उसे किसी पर्टिकुलर एरिया पे मैप करना चाहें तो देन फीचर ऑफ ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस देख लें। इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर एडिशनल ऑप्शंस दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ ग्रुप पॉलिसी आइटम, then determines to which users and computers preferences item applies। यहाँ से आप उसका कॉमन में जाके और ऐड यानी न्यू आइटम करें एंड देन मेंशन करना। अब इसने यही किया, ग्रुप ऐड करवाएं जो मैंने आपको दिखाए थे। जी, कॉन्फ़िगर डेस्कटॉप शॉर्टकट अभी आप खुद करके देख लीजिएगा, मैंने आपको कैलकुलेटर के लिए करवाया है, शॉर्टकट के लिए आप करके देख लें। एक शॉर्टकट बनाएं, आपको ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस में मैंने वेरिएबल एनवायरनमेंट वेरिएबल किए थे, वहां पे शॉर्टकट की ऑप्शन भी है। टारगेट द प्रेफरेंस, ये जो स्टेप था ये टारगेट करना होता है। देखिए ना क्या लिखा हुआ है ऊपर, टारगेट द प्रेफरेंस, कॉन्फ़िगर अ न्यू फोल्डर विद ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस, टारगेट द प्रेफरेंसेस, टेस्ट द प्रेफरेंसेस। यानी ये कॉन्फ़िगर करें एंड देन क्लाइंट साइड पे लॉग ऑन होकर चेक करें कि क्या वो शॉर्टकट आ रहे हैं। ओके जी, लेसन 4 है मैनेजिंग सॉफ्टवेयर्स विद ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फीचर ये है कि ग्रुप पॉलिसी इज कैपेबल ऑफ पुशिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस टू क्लाइंट कंप्यूटर्स। अगर हम कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की बात करें तो ये चीज बिल्कुल कॉमन है कि जो आपकी क्लाइंट मशीन्स हैं उन पे सर्टेन एप्लीकेशंस रिक्वायर होती हैं लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो रादर देन इंस्टॉलिंग दोज एप्लीकेशंस मैनुअली ऑन ईच क्लाइंट कंप्यूटर, व्हाई डोंट यूज ग्रुप पॉलिसी एंड पुश दोज एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ इसकी प्री स्टेजिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट को, लेकिन once your environment is prepared, you have created distribution point and associated settings have been modified, so user will be able to receive those application। ठीक है, यूजर ने just log on होना है and then it's up to you if you want applications to be installed automatically, ये भी हो सकता है, और if you want users to invoke installation program, तो that is also possible। ये दोनों choices हैं, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन भी है और ये भी हो सकता है कि जस्ट आपने इंस्टॉल प्रोग्राम पुश कर दिया, यूजर उसे एग्जीक्यूट खुद कर रहा है। तो ये हमने इस लेसन में देखना है। सबसे पहले देख लें हाउ ग्रुप पॉलिसी सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स टू एड्रेस द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। ये आपके सामने इसने 4 फेजेस में इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपरेशन है, जिसमें बेसिकली आप देखते हैं कि एप्लीकेशन के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, हमें कितनी स्पेस चाहिए, हमने उसका एसडीपी किस तरह बनाना है। एसडीपी मींस सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। एक फोल्डर आप बनाते हैं, उस फोल्डर का नेम एसडीपी रखना जरा अच्छा है, इंटुएटिव नेम है, इससे पता लग रहा है कि दिस इज सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, बट यू आर नॉट बाउंड टू यूज दिस नेम स्पेसिफिकली, यू आर फ्री टू यूज एनी नेम। ठीक है, बेसिकली उस फोल्डर का शेयर होना जरूरी है, दैट्स इट। शेयर होने के अलावा उसके नेम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नेम कोई खास हो। तो लेट्स से मैं यानी आई फील कंफर्टेबल इन यूजिंग इंटुएटिव नेम्स,
तो मैं एक फोल्डर बनाता हूं, उसका नाम रख देता हूं SDP, शेयर करवा देता हूं। ओके, शेयर हो गया, ये है प्रेपरेशन। देन उसके अंदर मैं तमाम सॉफ्टवेयर जो मैंने क्लाइंट साइट पे पुश करने वो मैं कॉपी कर देता हूँ। लाइक एग्जांपल जो मैंने दी थी ऑफिस की, तो मैं पूरा ऑफिस का जो इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है वो मैं इसमें कॉपी कर देता हूँ। ये हो गया फेज 1। देन डिप्लॉय किया आपने ग्रुप पॉलिसी में जाके उसकी सेटिंग्स बताई, फोल्डर डिप्लॉय हो गया। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का मतलब, सॉरी फोल्डर नहीं, एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आपने ग्रुप पॉलिसी के थ्रू डिप्लॉयमेंट की है। अब स्टेप्स तो यही दो थे, प्रिपेयर करें, डिप्लॉय करें, दैट्स इट। लेकिन डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं किसकी, लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल में तो हमने ये देखना है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस आएंगी उनको किस तरह पुश करना है। सब हमने वो तमाम चीजें देखनी है जो सॉफ्टवेयर ने अपने लाइफ साइकिल में फेस करनी है। तो सॉफ्टवेयर अपने लाइफ साइकिल में क्या फेस करता है, समटाइम उसका नया वर्जन भी आ जाता है। तो लेट्स से वर्जन 1 हैज बीन अपडेटेड बाय वर्जन 2, वर्जन 2 रिलीज हो गया, तो आप, ये मेंटेनेंस का फेज है, आप उस वर्जन 2 को दोबारा ग्रुप पॉलिसी में जाकर रख सकते हैं और यूजर को फोर्स कर सकते हैं कि वो नया वर्जन इंस्टॉल करे। इसे हम कहते हैं मैंडेटरी अपग्रेड। यानी जब आप सॉफ्टवेयर का अपडेट ग्रुप पॉलिसी में रखते हैं तो यू हैव 2 चॉइसेस, यू कैन यूज मैंडेटरी अपग्रेड और यू कैन यूज ऑप्शनल अपग्रेड। ऑप्शनल अपग्रेड का मतलब ये होता है कि इट्स अप टू यूजर, इफ यूजर इज विलिंग टू यूज ओल्ड वर्जन ऑफ द प्रोग्राम, तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, यूजर कैन यूज ओल्ड वर्जन ऑफ द प्रोग्राम। और मैंडेटरी अपग्रेड ये है कि आप बाउंड कर देते हैं कि if your user want to use that particular application, he has to shift from old version to a new version। ठीक है, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद रिमूवल है। रिमूवल अगेन लाइफ साइकिल हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कंपनीज में। अब मैंने तो एग्जांपल आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की दी है जो कि हमेशा चाहिए होते हैं, लेकिन सर्टेन एप्लीकेशंस होती हैं इनके अलावा जो आप ऐड करते हैं एंड देन रिमूव भी कर लेते हैं आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, मंथ्स और ईयर्स। आपको उस एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है तो आप उनसे रिमूव कर लेते हैं। तो रिमूवल शुड बी ऑटोमेटेड अगेन, क्योंकि अगर आपने रिमूवल भी हर सिस्टम पे जाके मैनुअली एग्जीक्यूट करना है तो अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है। तो याद रखिएगा, आप ग्रुप पॉलिसी से जाके सॉफ्टवेयर को रिमूव कर दें, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। और इवन ग्रुप पॉलिसी इतनी स्ट्रेंथन है कि अगर आप यूजर को एक ओयू से दूसरे में मूव करवाते हैं, लेट्स से यूजर प्रीवियसली सेल्स डिपार्टमेंट का मेंबर था, तो उसे सेल्स की एप्लीकेशन अवेलेबल थी, ठीक है, कंपनी ने उसको ट्रांसफर कर दिया मार्केटिंग में। अब जब वो मार्केटिंग में ट्रांसफर हुआ तो अब तो जाहिर है उसे मार्केटिंग रिलेटेड डाटा और मार्केटिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की जरूरत है, ठीक है। तो वो जो सेल्स बेस्ड एप्लीकेशन थी, दोज एप्लीकेशन आर नो लॉन्गर नीडेड। अब आप क्या करेंगे, आप सिर्फ यूजर को, आपका जो काम है, आप एडीएस में जाके यूजर को सेल्स ओयू में से निकाल के मार्केटिंग ओयू में डाल देंगे, ठीक है। अब व्हाट अबाउट एप्लीकेशंस, होगा क्या उस पर, उसके सिस्टम से एप्लीकेशंस भी रिमूव हो जाएंगी इफ यू हैव कॉन्फ़िगर्ड ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली। ग्रुप पॉलिसी में एक ऑप्शन होती है, अनइंस्टॉल एप्लीकेशंस इफ दे फॉल आउट ऑफ द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। अगर ये चेक बॉक्स आपने सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब ये होता है कि इफ जीपीयू नो लॉन्गर अप्लाइज, रिमूव द एप्लीकेशन। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट का लाइफ साइकिल है। इसमें बहुत ज्यादा बातें हैं और आई डोंट थिंक कि इस यूनिट में वो सारी बातें वो करेगा, लेकिन लेटर ऑन ये सारी बातें आएंगी। जो बातें यहां करेगा वो मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन हमने डेविएट नहीं करना लेक्चर से। ओके, हाउ विंडोज इंस्टॉलर इनहांसेस सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये देख लें, उसके कंपोनेंट्स लिखें। आप पहले आ जाएं विंडोज इंस्टॉलर सर्विस पे। विंडोज इंस्टॉलर सर्विस है आपके पास, फुली ऑटोमेट्स द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस। आपने देखा होगा जब आप किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए उसके सेटअप फाइल एग्जीक्यूट करते हैं तो विंडोज इंस्टॉलर का फेज शुरू हो जाता है। तो बेसिकली विंडोज इंस्टॉलर सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इंस्टॉलेशन रिलेटेड इश्यूज। देन सेकंड क्या है, मॉडिफाइज और रिपेयर्स एंड एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, यानी इसको यूज करते हुए आप एप्लीकेशंस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। देखिए इतनी अच्छी ऑप्शन है कि अगर यूजर ने गलती से एप्लीकेशन की कोई पर्टिकुलर फाइल डिलीट कर दी है, रिमूव कर दी है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रुप पॉलिसी के थ्रू दोबारा उसके क्लाइंट मशीन पे आ जाएगी, ठीक है। इतनी स्ट्रॉन्ग ये फीचर सेट है। उसके बाद विंडोज इंस्टॉलर पैकेज कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टॉलिंग और अनइंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन। इस पे हमने प्रीवियस स्लाइड में बात कर ली।
and .msi file and any external source files. MSI बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, याद रखिएगा. अगर आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं by using group policy, the first question that you need to answer is that do you have MSI package? Because if you don't have MSI package, you have to create one or you will have to use .zap file. लेकिन .zap file आपको वो तमाम फीचर्स नहीं देती जो MSI देता है. इस बात को मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल फेज में भी बताता हूं ताकि बात हवा में ना रहे. हम एक काम करते हैं, हम ओके ये तो गलत सिस्टम पे है, डीसी पे आ जाए. हम ग्रुप पॉलिसी में जाते हैं और इसे एक्सपेंड करें. आप सिर्फ एक चीज देखें, जो सॉफ्टवेयर सेटिंग्स हैं, अगर मैं इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पर राइट क्लिक करके कहता हूं पैकेज, तो आपने जस्ट ये देखना कि मुझसे कौन सी फाइल मांग रहे हैं. देखें विंडोज इंस्टॉलर पैकेज फाइल, और आप इसको ड्रॉप डाउन बॉक्स को देखें, यू हैव गॉट सिंगल ऑप्शन, जस्ट वन ऑप्शन है यहाँ पे MSI. ऑल दो मैंने आपको जैप का बताया था, जैप फाइल भी होती है, बट जैप इज ओनली अवेलेबल इफ यू आर डिप्लॉइंग ऑन यूजर्स. कंप्यूटर्स पे जैप अवेलेबल नहीं होती. ये आपके सामने है MSI जैप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, उसका जो डेवलपर कह रहा हूँ, उसका जो एप्लीकेशन वेंडर है, उस एप्लीकेशन वेंडर से कंसल्ट करके इस चीज को मेक श्योर करें कि उसका MSI पैकेज अवेलेबल हो. अगर MSI पैकेज नहीं है तो आप MSI पैकेज खुद बना लें, बट इट्स नॉट दैट सिंपल कि आप MSI पैकेज खुद बना रहे हैं. MSI मेकर जो है वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते. अगर इतना आसान होता तो वेंडर खुद क्यों ना बना देता. ओके, MSI फाइल पे बात होगी. समरी इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन, ठीक है. जो पैकेज होता है, ये लिखा है ना विंडोज इंस्टॉलर पैकेज, इसका मतलब है वो सेट ऑफ फाइल्स जो मिल के पूरा उसका सोर्स कंसिस्ट कर रही है. तो उसमें समरी इंफॉर्मेशन भी होती है, रेफरेंस टू एन इंस्टॉलेशन पॉइंट, और ये इंफॉर्मेशन भी होती है कि वो सॉफ्टवेयर आपने कहां से उठाना है, उसका सोर्स किधर है. ओके, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग विंडोज इंस्टॉलर देख लें. कस्टम इंस्टॉलेशन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं. लाइक आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन लेट्स से मैं ऑफिस डिप्लॉय कर रहा हूं बाय यूजिंग ग्रुप पॉलिसी, और मैं चाहता हूं कि मेरे यूजर्स को कंप्लीट ऑफिस ना मिले बल्कि जस्ट वर्ड और एक्सेल मिले, ये दो एप्लीकेशंस मिल जाए. तो इफ दिस इज द केस, तो आप ट्यून कर सकते हैं विंडोज इंस्टॉलर को कि सिर्फ ये दो फाइल्स अवेलेबल हो. मुझे 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ, मैं इसको पॉज कर रहा हूं. आई विल बी बैक इन अ मिनट. ओके जी, इसको जी कस्टम इंस्टॉलेशन में आपको मैं ये बता रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि यूजर को सेम सेट ऑफ एप्लीकेशंस मिले जो आपने ट्यून किया है, रादर देन कि उसे कंप्लीट पैकेज मिल रहा हो, तो ये भी पॉसिबल है. रेजिलियंट एप्लीकेशन, रेजिलियंसी होती है सेल्फ हीलिंग. अगर कोई चीज सेल्फ हील हो जाए, खुद से ठीक हो जाए, तो उसे हम रेजिलियंट कहते हैं. तो ये एप्लीकेशन रेजिलियंट इसलिए है क्योंकि ये सेल्फ ट्यून हो जाती हैं. आपने विंडोज इंस्टॉलर पैकेज डिप्लॉय किया है बाय यूजिंग ग्रुप पॉलिसी, तो इफ समथिंग गोज रॉन्ग कि यूजर एंड पे कोई प्रॉब्लम आ गई, तो एप्लीकेशन खुद से कांटेक्ट कर लेगी, वो सिस्टम कांटेक्ट करेगा जीपीयू से, और जीपीयू से फाइल्स दोबारा उठा लाएगा. क्लीन रिमूवल है, ठीक है, रिमूवल भी क्लीन होगा. आपने देखा होगा समटाइम सॉफ्टवेयर का जो रिमूवल है वो प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से फिर आपको रजिस्ट्री क्लीनर रन करने पड़ते हैं. लेकिन इफ यू आर मैनेजिंग योर एप्लीकेशन बाय यूजिंग विंडोज इंस्टॉलर, तो उसका रिमूवल भी क्लीन होगा. ओके जी, असाइनिंग एंड पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ये अब मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ. बेसिकली करते आप क्या हैं, इसका जो प्रोसेस होता है, मेरे पास अब MSI फाइल है ही नहीं इस सिस्टम पे, इस वक्त MSI फाइल नहीं है, क्योंकि ये कहीं और किसी और लेवल पे हम करते हैं. तो क्या किया जाए, वेट अ मिनट, मैं MSI फाइल, मेरा ख्याल है इस पे मैंने वो किया हुआ, लेकिन पहले मुझे चेक करने दें कि क्या इस पे VMware के टूल्स कॉपी हैं, क्योंकि अदरवाइज मैं इस पे शिफ्ट नहीं. चले मैं आपको प्रोसेस बताता हूं, और सॉफ्टवेयर जो डिप्लॉयमेंट है वो हमारे कोर्स में है, इसको हम करके देखेंगे, इसलिए वरी नहीं होना. मैं एक काम करता हूं, मैं नोटपैड रन करता हूं और इसको मैं सेव एज करता हूं.
तो बेसिक नेक्स्ट टाइम करा दो। चलो नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं, ये भी सही है। इसको हम देख लेते हैं, इसकी स्लाइड्स को, इसको हम सेपरेटली कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देख लें, असाइन सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन शेयर बनाएं और सॉफ्टवेयर को असाइन करें। पब्लिश सॉफ्टवेयर यूजिंग ऐड रिमूव प्रोग्राम्स। बेसिकली असाइनिंग और पब्लिशिंग ये दो मेथड हैं सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के। ये मैं आपको पॉलिसी में दिखा सकता हूँ क्योंकि कंटेनर लेवल पे भी ये ऑप्शन होती है। आप इस कंटेनर की प्रॉपर्टीज में जाएं तो यहाँ पे आपके पास ये देखें पब्लिश और असाइन, ठीक है। कंप्यूटर पे सिर्फ असाइन होता है, पब्लिश नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ग्रे है। अगर मैं यूजर पे जाऊं तो उसमें मेरे पास दोनों ऑप्शंस विजिबल होंगी। ये दो आपके पास ऑप्शंस होती हैं, यू कैन गो पब्लिश ऑप्शन और असाइन ऑप्शन, ठीक है। इन दोनों बातों का अलहदा मतलब है। सॉफ्टवेयर ये पब्लिश होता है या असाइन होता है, ठीक है। पब्लिश का मतलब ये है कि वो ऐड रिमूव प्रोग्राम्स कंट्रोल पैनल में अवेलेबल हो जाएगा। ऐड रिमूव प्रोग्राम्स मैं कह रहा हूँ, ऐड रिमूव प्रोग्राम्स नहीं बल्कि प्रोग्राम्स। अब यानी एपलेट का नाम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कंट्रोल पैनल में जाएं और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जब आप क्लिक करेंगे ना इंस्टॉल प्रोग्राम फ्रॉम अ नेटवर्क, तो यहाँ पे लिस्टेड होगा, ठीक है। ये उठा लाएगा। देयर आर नो प्रोग्राम्स अवेलेबल टू इंस्टॉल फ्रॉम द नेटवर्क बिकॉज एक्टिव डायरेक्टरी अभी कोई प्रोग्राम पब्लिश नहीं कर रही। और अगर आप करें असाइन, ये तो जो मैंने आपको बताया ये था पब्लिश, अगर आप असाइन करें तो फिर वो स्टार्ट मेन्यू में आ जाता है, ठीक है। ओके जी, ये हो गया। पब्लिश सॉफ्टवेयर यूजिंग डॉक्यूमेंट एक्टिवेशन, ये भी आप कर सकते हैं कि यूजर जैसे ही डबल क्लिक करे किसी फाइल पे जिसका एसोसिएटेड प्रोग्राम मौजूद नहीं है, लाइक डॉट एक्सएलएस पे डबल क्लिक करता है तो डॉट एक्सएलएस ओपन होती है एक्सेल में, तो उसी वक्त ऑटोमेटिकली एक्सेल का जो इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है वो चल पड़ेगा। असाइन सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग यूजर कॉन्फ़िगरेशन, आप यूजर कॉन्फ़िगरेशन के दौरान भी सॉफ्टवेयर असाइन कर सकते हैं। यूजर जब लॉग ऑन होगा तो उसे ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाएगा। ये देखने मैनेजिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स बाय यूजिंग ग्रुप पॉलिसी। सॉफ्टवेयर आप अपग्रेड भी करते हैं और अपग्रेड में मैंने आपको बताया था दो ऑप्शंस होती हैं, मैंडेटरी अपग्रेड और ऑप्शनल अपग्रेड। देख लें ये क्या कहता है, यूजर्स कैन यूज ओनली द अपग्रेडेड वर्जन, दिस इज कॉल्ड मैंडेटरी अपग्रेड। यूजर कैन डिसाइड व्हेन टू अपग्रेड। ये है ऑप्शनल अपग्रेड, इट्स अप टू यूजर। यूजर 1 भी यूज कर सकता है, वर्जन 2 भी यूज कर सकता है। यू कैन सेलेक्ट स्पेसिफिक यूजर्स फॉर एन अपग्रेड, और आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव अपग्रेड्स, ठीक है। तो ये आपके पास चॉइसेस होती हैं। कंटेनर लेवल पे आई डोंट नो ये है या नहीं, नहीं कंटेनर लेवल पे नहीं है, ये आपको सॉफ्टवेयर पे ही मिलेगी। कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जो इस कंटेनर पे भी आती हैं और जब आप यहाँ पे पैकेज ऐड करवा देते हैं उस पैकेज पे भी आती हैं। जैसे ये जो पे आपने देखी ऑप्शंस ये अंदर भी होंगी, ठीक है। लेकिन जो अपग्रेड की ऑप्शन है वो रूट लेवल पे नहीं आती, वो आपको अंदर ही मिलेगी। लें जी, ये आपका लेक्चर जो है वो फिनिश हो गया। हमने यूनिट 6 कर लिया है। नेक्स्ट वीक हम यूनिट 7 करेंगे। नेक्स्ट वीक आपका पेपर 2 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। स्लाइड जो वीडियोस हैं वो मैंने रख दी हैं। मैंने अभी मॉर्निंग में ही चेक किया है, आज तक की वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड है।